जैसे आपके मुख्यमंत्री जी को उड़िया नहीं आती है, ऐसी उड़िया नहीं आती है, हिंदी में बात रखूंगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब देश भर में हम लोग घूमते रहते हैं, कई जगह जाते हैं, तो अब जैसे हैदराबाद में अगर आप जाएं, पड़ोसी राज्य ये तेलंगाना, वहाँ पे आप कहीं पर भी जाएं, वहाँ पर चाहे कोई छोटी सी चाय की दुकान है, या फिर कोई जूस बेच रहा है, या फिर कोई रेडी लगा रहा है, किसी होटल में लड़के काम कर रहे हैं, पूछो तो कहाँ से हो, तो उड़ीसा के किसी जिले का नाम बताएगा कि मैं इस जिले से हूँ, इस जिले से हूँ। वहाँ पे जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं उस जगह पे, सब उड़ीसा के बच्चे काम कर रहे हैं। तो फिर जब इतना सुनते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो समझ आता है कि उड़ीसा के बच्चे इतने ज्यादा यहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं, उड़ीसा में काम नहीं है क्या? तो तब समझ आया कि ये बच्चे हैं कौन, ये उड़ीसा के किसानों के बच्चे। अगर ये उड़ीसा में अगर किसानों को, जो इतने साल से ये बात चली आ रही है, जो नवनिर्माण किसान संगठन बात चलाता आ रहा है कि प्राइस, प्रेस्टीज और पेंशन, इसका बहुत गहरा मतलब है कि किसान को उसका प्राइस मिलना चाहिए, उसका मूल्य दे दो, वो कभी किसान ही नहीं छोड़ेगा। एक आज ये सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं, पूरे भारत की बात है। एक किसान पिता अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता, डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है। किसान का पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा किसानी छोड़ के कुछ भी बन जाए, चाहे वो हैदराबाद जैसे शहर में जाके एक होटल में नौकरी कर ले, लेकिन किसानी ना करे। क्यों ऐसा सोच रहा है वो? क्योंकि उसको आज तक प्राइस ही नहीं दिया गया, उसको मूल्य नहीं दिया गया उसके काम का, ना उसको प्रेस्टीज दी गई, यानी कि सम्मान भी नहीं दिया गया उसके काम का, उसको सम्मान भी नहीं दिया गया। जब किसी आदमी को ना तो पेट के लिए कुछ मिले, ना तो प्राइस मिले, ना सम्मान मिले, तो कोई आदमी क्यों काम करेगा? नहीं काम करता कोई भी आदमी। तो ना तो उसे इतने सालों में प्राइस दे पाई है सरकार किसान को, ना ही उसको सम्मान दे पाई, ना ही उसको एक पेंशन की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है कि पेंशन दे देगी। हमारी तो ये मांग है कि जिस प्रकार एक सैनिक जो सेना में भर्ती होता है, हमारी जाके रक्षा कर रहा है देश की, वो देश की भारी आक्रमण से रक्षा कर रहा है, किसान लोगों के पेट की रक्षा कर रहा है, तो उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए। उसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पूरे देश का जो पेट भर रहा है उसको पेंशन बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये मांगे चली आ रही है। अब दिल्ली के अंदर एक आंदोलन चल रहा है, इसी समय हम लोग जब बात कर रहे हैं तो दिल्ली के पास पंजाब और हरियाणा के किसान बहुत बड़ी मात्रा में आए हुए हैं एमएसपी की मांग करने, कि सरकार एमएसपी में कानून बना दे, लेकिन सरकार मान नहीं रही। पिछले साल भी किसान आए थे 2020 में, पूरे एक साल तक बैठे रहे किसान, एक साल तक दिल्ली के बॉर्डरों पर कि हमें एमएसपी दे दो, ये कानून वापस ले लो। सरकार मानी नहीं, 750 किसान मर गए, मानी नहीं। लेकिन कब मानी? जब पंजाब में इलेक्शन आ गए, पंजाब में, तो किसानों को एक बात समझ आ गई कि ये जो सरकार है, ये लोगों के दर्द से, लोग मर जाएं उनसे कोई मतलब नहीं है इनको। सरकार में जो बैठे लोग हैं, इनको मतलब है कुर्सी से, चुनाव से। तो अब किसान को ये समझना पड़ेगा कि अगर किसान के सिर्फ इलेक्शन आ जाने से इतनी डर गई सरकार, तो अगर किसान खुद अगर इलेक्शन में आ गया तो कितना डरेगी? तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी ताकत क्या है। ताकत समझना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये रामायण का एक किस्सा आपको बताता हूँ। जब हनुमान जी, ये लोग जब पहुंच गए वहां पर, लंका बहुत दूर थी, बीच में समुद्र था, समुद्र लांघना था। अब लांघ के कौन जाए? तो जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं। हनुमान जी भूल गए थे कि मैं समुद्र लांघ सकता हूँ, उड़ भी सकता हूँ। तो जामवंत जी उसको पहले याद कराते हैं कि तुम थे कौन? तुम पहले सूरज को निकलने चले गए थे, सूर्य को, और ये समुद्र नहीं लांघा जाएगा तुम पे। तो उसके हनुमान जी के अंदर इतना बल आ गया और लांघ के तुरंत पहुंच गए और लंका चले गए। तो इस समय किसान को अपनी शक्ति महसूस करनी है कि अगर हम खुद चुनाव के अंदर आ गए, चुनाव की प्रक्रिया के अंदर अगर हम खुद उतर आए, तो सरकार कितनी डरेगी? सिर्फ हमारे मांगने से दे नहीं रही है। अब मालिक है हम, एक तरीके से देखा जाए, वोट दिया, नौकर बैठा है, उसको तो डांट भी सकते हैं हम कि भाई क्यों नहीं कर रहा। लेकिन अगर डांटने पे भी नौकर नहीं मान रहा तो उसे हटा देंगे? क्यों नहीं हटाएंगे? अपने खेत पे हम किसी को बुलाते हैं काम करने के लिए, काम नहीं कर रहा तो एक बार बोलेंगे भाई कर ले ढंग से काम, दूसरी बार भी बोलने में नहीं कर रहा तो तीसरी बार क्या करेंगे? हटा देंगे उसे। लेकिन ये सरकार में बैठे इन्हें लग रहा है कि हम मालिक बन गए हैं, तो ताकत इकट्ठी करके दोबारा जीत के इनको समझाना पड़ेगा, तू मालिक नहीं है, तू नौकरी है। मालिक हमेशा किसान होगा,
यहाँ जमीन पे बैठा हुआ एक आदमी है, वही मालिक है और वही रहना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए किसान को हमेशा राजनीति में आना पड़ेगा। राजनीति का मतलब इन लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया है। ये जो राजनीति में आज लोग बैठे हुए हैं, राजनीति का मतलब ही बेकार कर दिया। राजनीति क्या है? एक राज्य को चलाने की नीति, वो जिसको आती है वो बहुत पवित्र शब्द है। राजनीति बहुत पवित्र शब्द है, उसको इतना बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कि आज एक आम व्यक्ति राजनीति का शब्द सुनते ही सुनता है ना राजनीति में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अगर आम आदमी ये सोचेगा कि राजनीति में नहीं जाना, तो ऐसे बदमाश लोग ही तो बैठेंगे सत्ता में। नवीन पटनायक जैसे ही लोग तो बैठे मिलेंगे हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। जब एक आम आदमी सोचेगा कि हमें राजनीति में नहीं जाना, जब हम जैसा आदमी सोच लेगा कि नहीं राजनीति में जाएंगे और इनको हटा के बैठेंगे, तभी तो एक आदमी हम लोग जीत पाएंगे, किसान तभी जीत पाएगा। नहीं तो हमेशा ऐसे ही मांग करते रहेंगे हम। सरकार मांग करने वालों की नहीं सुन रही है, जो ताकत से उसको हटा दे उसकी बात सुनती है सरकार। तो उस तरीके से अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। उड़ीसा का इतिहास बहुत प्राचीन इतिहास है। इस उड़ीसा राज्य का बहुत ताकतवर लोग रहे हैं यहाँ पर। जब भी दिल्ली की तरफ से या एक समय पे अशोक भी यहाँ पर आया था आक्रमण करने, तो वो यहीं के लोग थे जिन्होंने अशोक को समझा दिया था कि हमसे नहीं लड़ सकता। बहुत ताकतवर राजा था अशोक, बहुत ताकतवर राजा। दक्षिण भारत तक चला गया तो लोगों को हरा दिया था। लेकिन जब उड़ीसा आया तो उड़ीसा के लोगों ने समझा दिया कि राजा होगा वहां का, यहाँ पे नहीं राज कर सकते तुम। हार मान गया। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया कि इतना नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ये ताकत दोबारा पहचाननी पड़ेगी उड़ीसा के लोगों को अपनी। और ये राजनीति में आने के बाद, इन लोगों को पटकनी देने के बाद, हराने के बाद तभी किया जा सकता है। इसी बात को लेकर अपनी विराम करूंगा। नमस्कार।